तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज हम जानेंगे सीटेट में मैथ पैडागोजी। आज का टॉपिक नंबर 3 है गणित की भाषा, शिक्षण सामग्री और टीएलएम। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भिन्नों की अवधारणा समझाने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? एबिकस, फ्रैक्शन किट या वृत्त के भाग, जियो बोर्ड या ग्राफ पेपर। तो देखिए, भिन्नों की जो अवधारणा अगर बच्चों को समझाई जाए तो सबसे बेहतर जो होगा वृत्त के भाग, फ्रैक्शन किट, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई वृत्ताकार चार्ट है चाहे कागज़ है, उसको हम काट करके कई भागों में कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मान लीजिए इसको 4 भाग में कर दिए तो 1 था, अब इसको 4 भागों में कर दिए तो 4 लिख सकते हैं, 1/4 ऐसे समझा सकते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्थान मान, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्थानीय मान सिखाने के लिए सबसे बेहतर है डिंस ब्लॉक्स, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डिंस ब्लॉक्स में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा के ब्लॉक होते हैं। बच्चा कोई भी यूनिट अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कराकर स्थानीय मान सिखाने में सबसे उपयोगी होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एबेकस का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें सहायक नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर 1 है संख्याओं की गिनती और जोड़ घटाव में, इसमें तो होता है एबेकस का प्रयोग। स्थानीय मान की समझ में, इसमें भी होता है। ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना में, इसमें नहीं होता है। और डी वाला है एकाग्रता और गणना की गति में, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल की गणना में नहीं होता है, क्योंकि जो एबेकस होता है एक प्राचीन गणना यंत्र है जो संख्यात्मक क्रियाओं, गिनती और स्थानीय मान में मदद करता है, ठीक ना। लेकिन इसका उपयोग द्विविमी या त्रिविमी आकृतियों के क्षेत्रफल मापने में नहीं होता। ज्यामिति में क्या होता है, द्विविमी, त्रिविमी, 2D 3D आकृतियों को मापा जाता है, ठीक ना। तो उसमें ये नहीं होता है एबेकस का प्रयोग, ठीक। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे जियो बोर्ड का उपयोग मुख्यतः किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है? तो देखिए जो जियो बोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है कि कीली लगी होती है, कील लगी होती है, और रबड़ की मदद से इसमें छात्र क्या करते हैं, वर्ग भी सीखते हैं, आयत भी सीखते हैं, 2D आकृति जो भी है उसका परिमाप वो इसमें से निकाल सकते हैं, कोड भी सीखते हैं, ठीक ना। मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, ठीक ना, एक तिली यहाँ, एक तिली यहाँ, एक तिली यहाँ, एक तिली यहाँ, एक तिली ऐसे लगी होती है। अगर रबड़ से हम क्या करते हैं, इसमें फंसा कर, इसमें फंसा कर, ऐसे फंसा करके निकालते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 4 उंगली खड़ी कर दी आप लोग, तो रबड़ लगाएंगे तो पता चलेगा कि आयत है, वर्ग कब बनाना है तो पता चलता है ना, तो वही है, ठीक ना। तो 2D आकृति के गुण, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 10 ग्राम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एक प्रकार का एबेकस है, नहीं। बी है एक चीनी पहेली जिसमें 7 ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े होते हैं, ये बात ठीक है, ठीक ना। 10 ग्राम एक पारस्परिक चीनी पहेली होती है जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, कुल 7 टुकड़े होते हैं, ठीक ना। तो बच्चा क्या करता है, इसको आसानी समझ में, इसको आसानी होती है, विकसित होता है,
ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दशमलव संख्याओं 0.3 और 0.2 बराबर, देखिए जो है गूढ़ा है, ठीक ना। इसको हम सही कर दे रहे हैं अभी। ये गूढ़ा का निशान है, करा 0. कहाँ गए भाई, ये ना, ठीक है। दशमलव संख्याओं 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 के गुणन को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त टेलम कौन सा है? तो ग्राफ पेपर है, संख्या रेखा है, डिंस ब्लॉक, एबेकस है। तो देखिए ग्राफ पेपर सबसे बेहतर होगा सिखाने में, ठीक ना। ग्राफ उसमें बना रहता है, मान लीजिए ऐसे ग्राफ पेपर है, ठीक ना। यहाँ तक मोटी लाइन बनी होगी 10, तो यहाँ पतली पतली लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे दशमलव का मान लेंगे एक और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 1.5, 1.1, 1.2, ऐसे करके निकाल करके उसको ग्राफ पेपर से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित सीखने में कौन सा साधन सबसे अधिक मददगार है? तो कौन सा साधन सबसे अधिक मददगार है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेलर का ताराबांड और अबेकस, केवल पाठ्यपुस्तक, साधारण चार्ट पेपर और केवल ब्लैक बोर्ड। तो केवल शब्द जो है तो ये तो निगेटिव हो गया, ये साधारण चार्ट से होगा नहीं। तो देखिए टेलर का ताराबांड, ठीक ना, और अबेकस से आसानी से सिखाया जा सकता है दृष्टिबाधित बच्चों को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में डार्ट पेपर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए जो डार्ट पेपर होता है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए केवल रटने वाला, तो ये पहले गलत हो गया। आयत का ज्ञात करने में ये भी नहीं, बीजगणितीय समीकरण हल करने में ये भी नहीं। तो सममिति, सिमेट्री और परावर्तन की समझ विकसित करने के लिए डार्ट पेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गणित प्रयोगशाला का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्र करके सीखने के सिद्धांत पर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल परीक्षा की तैयारी होती है, केवल निगेटिव शब्द गलत, पहले शिक्षकों का काम खत्म हो जाता है, ये भी गलत, केवल आ गया तो ये भी नेगेटिव। तो बचा ऑप्शन नंबर ए, छात्र करके सीखने के सिद्धांत पर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 2 बीमी 2D और 3 बीमी 3D आकृतियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना, एक तो एकदम गलत। ठोस वस्तुएं जैसे डिब्बा, गेंद, बेलन दिखाकर उनके फलक और किनारे को गिनवाना, ये बात एकदम सही है, ठीक ना। ऐसे आसानी से बच्चा समझ जाएगा जो मूर्त वस्तुओं से अगर सिखाएंगे तो, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, गणितीय भाषा का सही क्रम ELPS मॉडल के अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ELPS के अनुसार यहाँ पर काट देते हैं, ठीक ना। ये ऑप्शन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तो पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर एल का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज होना चाहिए दूसरे नंबर पर, और पी का मतलब होता है पिक्चर, तीसरे नंबर पर पिक्चर, और चौथे नंबर पर एस का मतलब होता है सिंबल, चौथे नंबर पर सिंबल, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बी वाले में कुछ मिल जाएगा, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, गणित में समुच्चय सिद्धांत और संबंधों को दर्शाने के लिए किस आरेखी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है चार्ट पाइप, वेन आरेख, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ।
तो देखिए ना, हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ना तो बार ग्राम का, ना तो चार्ट पाइप का। समुच्चय के लिए वेन आरेख सबसे बेहतर होता है, ठीक ना। इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है वृत्तों के मदद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी, पूरा टॉपिक वाइज। प्रश्न नंबर 13 है, गणित में समुच्चय के प्रतीकों का उपयोग क्या दर्शाता है? तो देखिए, केवल भाषा और कठिन। कठिन शब्द आ गया तो पहले गलत है, केवल भी है, दोनों। गणितीय विचारों की संक्षिप्तता, ठीक है। केवल शब्द आ गया गलत, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, गणितीय भाषा की सटीकता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो सटीकता होती है, ऑप्शन नंबर 1 है बिना किसी भ्रम के स्पष्ट और सही अर्थ व्यक्त करना। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। बहुत लंबे समय अब सब ये गलत हो गया। गणितीय भाषा में सटीकता होती है, स्पष्ट होता है, बिना कोई भ्रम के, जो भी अर्थ होता है सही होता है, ठीक ना। जैसे आप लिख दिए 3+2, 3+2, तो 5 ही आएगा, ये सटीक है, स्पष्ट है। अगर 6 लिख दोगे तो वो कभी ये नहीं है कि वो सही हो जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। एक बच्चा 3/4 को गणितीय भाषा में 3/4, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3/4 की बात कर रहा है। 3/4 लिखता है तो यह दर्शाता है शाब्दिक रूप का प्रतीकात्मक रूप में रूपांतरण, ठीक है। जो शब्द है वह प्रतीक के रूप में रूपांतरित कर दिया, तो यही वाला ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रटना और गणितीय ज्ञान गलत, और गलत अक्षमता, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली आप लोगों को टॉपिक वाइज मैथ पेडागोजी और हिंदी की क्लास चलेगी, और सीडीपी की भी क्लास चलाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, गणित की अपनी भाषा है, इस भाषा के मुख्य अंग कौन कौन से है? कह रहा है गणित की अपनी भाषा है, इस भाषा के मुख्य अंग कौन कौन से है? गणितीय पद, ठीक है। गणितीय प्रत्यय, ये भी एक कंसेप्ट, टर्म, कंसेप्ट, सिंबल, फार्मूला, सब है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में गणितीय शब्दावली विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, हर दिन 5 शब्द रटने को देना नहीं, संदर्भगत स्थितियों और गतिविधियों में शब्दों का प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। कथन, यदि यस एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई इज ग्रेटर देन जेड और जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन जेड, यह गणितीय भाषा के किस गुण को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, तार्किक सुसंगतता को करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। गणितीय संप्रेषण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित में बहुत तेज बोलना नहीं, गणितीय विचारों को व्यवस्थित, स्पष्ट और समेकित करने की क्षमता, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणितीकरण में भाषा की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह दैनिक जीवन के अनुभव को गणितीय संरचनाओं से जुड़ती है, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। और ये सब जो है गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। गणित शिक्षण में आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है? आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक ना। तो ये नियम से उदाहरण, तो ये गलत हो गया,
केवल सूत्र याद कराना, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। देखिए, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम या सिद्धांतों की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निगमन विधि का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? नए नियमों की खोज में होता है, लेकिन उतना नहीं। बी वाला है, नियमों और सूत्र का प्रयोग करके समस्याओं को जल्दी हल करने में। तो ये ठीक है, ठीक ना, ये वाला ठीक है और ये सब गलत। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में खेल और पहेलियों का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो केवल समय बिताने के लिए नहीं, गणित के प्रति भय को दूर करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए। तो ये बात ठीक है, भय को दूर करो और सकारात्मक रहो, जिससे गणित सीखने में आसानी होगी, ठीक ना। खेल खेल में सीख सकते हैं, मनोरंजन के द्वारा सीख सकते हैं, पहेलियों में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत का पहला स्तर कौन सा होता है? पहला स्तर जो होता है चाक्षुषीकरण, मतलब दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहीं पर। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, वैन हीले के अनुसार बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किस स्तर पर करता है? देखिए, वैन हीले के अनुसार बच्चा जो आकृतियों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण, तो ये देखिए जो है पहले क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, तभी न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, गणितीय सोच की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, तार्किक, अलॉजिकल, केवल रटने वाली, संकीर्ण, संकीर्ण और रटने वाली, अलॉजिकल तार्किक होती है, ठीक है ना, तार्किक अस्पष्ट होती है। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या होता है? तो देखिए, जो समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है, समस्या की पहचान करना और उसे समझना, ठीक ना, सूत्र याद करना और आंकड़ों का संकलन करना, सीधे उत्तर निकालना, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये पहले ही निगेटिव है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त, अनुक्रमित और पदानुक्रमित होती है, ठीक ना, अमूर्त भी होती है, ठीक ना, अनुक्रमित और पदानुक्रमित होती है। गणित के विचार हमेशा क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं और एक दूसरे से जुड़े और क्रमबद्ध होते हैं। जैसे जोड़ के बिना गुणा संभव नहीं हो सकता, गुणा के बिना भाग संभव नहीं हो सकती, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, गणित में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो बंद अंत वाले प्रश्न नहीं, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है ना, कनेक्टिविटी जोड़ना है। बी है मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, विश्लेषण विधि में हम किस ओर बढ़ते हैं? विश्लेषण में, एनालिसिस मेथड में, ठीक ना। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर कैसे बढ़ते हैं? विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं, तो ज्ञात करते हैं, ठीक ना। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसको फिर धीरे धीरे हल करते हैं, तो ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, समावेशी गणित कक्षा में एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? केवल शब्दागत गलत, विविध अधिगम शैलियों के अनुसार बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक को बच्चों को गलतियों पर तुरंत डांटना या नीचा दिखाना, ये बात नहीं। व्यवहारिक और खेल आधारित गतिविधि कराना, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना, करा क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तो एकदम नहीं करना चाहिए। तो जब ये नहीं करना चाहिए तो ये गलत है वैसे, लेकिन आप क्वेश्चन दिया है नहीं करना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना।
खेल व्यवहारिक और खेल आधारित गतिविधियों को कराना है, करना ही चाहिए। सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। सतत और सुधारात्मक आकलन भी। तो लेकिन जो ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। गणितीय अधिगम में लैंगिक पूर्वग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में बेहतर होते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। गणित में सफलता का लिंग से कोई संबंध नहीं है, यह क्षमता और अवसर पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। गणितीय अधिगम का आकलन करते समय प्राथमिक ध्यान किस पर होना चाहिए? जब आकलन कर रहे हैं तो किस पर होना चाहिए? केवल सटीकता उत्तर निकालने पर नहीं। केवल आ गया तो निगेटिव हो गया। छात्र की गणितीय सोच और तर्क प्रक्रिया को या प्रक्रिया की समझ पर होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। अवलोकन विधि द्वारा गणित में किसका आकलन किया जा सकता है? तो देखिए, अवलोकन विधि द्वारा छात्र की रुचि, सहभागिता और समूह कार्य में योगदान का अवलोकन किया जा सकता है, ठीक ना। आकलन किया जा सकता है, केवल गति नहीं, केवल रटने पर नहीं, केवल लिखावट पर नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग के बारे में एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण है? तो इस पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, एकदम सही बात है। जहाँ जटिल गणनाएं हो या उच्च कक्षाओं में इसे एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। जब उच्च कक्षा आएगी तब, छोटी कक्षाओं में नहीं, ठीक ना। जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे तब। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। आत्म आकलन का गणित सीखने में क्या महत्व है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, छात्र अपनी कमजोरियों और प्रगति का स्वयं विश्लेषण करने में सक्षम बनते हैं। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। और ये सब रद्द और समाप्त करना, ये सब केवल अंक बढ़ाते हैं, ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। गणित की परीक्षा में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि छात्र के कमजोर क्षेत्रों और भ्रांतियों की सटीक जानकारी देना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। अधिगम अक्षमता वाले छात्र के लिए गणित की पाठचर्या में क्या अनुकूलन किया जा सकता है? तो देखिए, अतिरिक्त समय देना और कंक्रीट एटीएलएम का प्रयोग करना, ठीक ना। केवल उसे गणित को पढ़ाना बंद करना गलत बात है। केवल कठिन प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय मूल्यांकन में अनौपचारिक तकनीकों का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर है, खेल खेल में बातचीत और दैनिक गतिविधियों के दौरान आकलन करना, ठीक ना। तो ये बात ठीक है। तो देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।